दोस्तों नमस्कार। मैं बेनीराम यादव आपके समक्ष उपस्थित हूँ खेती किसानी की हलचल लेकर के। देखिए दोस्तों, ये जो गेहूँ दिखाई दे रहा है मेरा गेहूँ है, और गेहूँ में तमाम ऐसी हलचलें गेहूँ को लेकर के हमारे अंदर मची रहती हैं कि हम कैसी उपाय करें, कैसी मेहनत करें कि हमको अच्छा उत्पादन मिल सके। इसलिए दोस्तों, जो हमारा भारत देश है ये कृषि प्रधान देश है। खैर पूरे विश्व में नंबर 1 पर तो नहीं है, लेकिन दूसरे नंबर पर ये मेरा भारत देश कृषि प्रधान देश है। जैसे हमारी समझ से चीन वगैरह जो हैं ये गेहूं के उत्पादन में अच्छा रिजल्ट लाते हैं। भारत से अच्छा रिजल्ट चीन देता है गेहूं के उत्पादन में। तो इसी तरीके से हम किसान हैं और खेती किसानी का काम करते हैं, तो हलचलें तो स्वाभाविक है कि मेरे अंदर खेती को लेकर के बनी रहती हैं कि मेरी फसल में अच्छा उत्पादन कैसे मिल सके। तो आप लोगों की फसल जो है आधे समय की लगभग हो चुकी है। आप लोग पहली सिंचाई तो शायद कर चुके होंगे, और बहुत लोग तो दूसरी सिंचाई भी कर चुके होंगे। तो ऐसे में जो है अब हम आपके समक्ष हूँ, तो अब दूसरी की सिंचाई के बारे में बताएंगे। थोड़ा सा पहली सिंचाई के बारे में बता देते हैं। पहली सिंचाई करते समय ये ज़रूर ध्यान रखना है कि हम पहली सिंचाई कब करें और कैसे करें। तो दोस्तों, पहली सिंचाई के लिए तो आपकी अगर बलुई दोमट मिट्टी है तो आप 15 दिन पे कर देनी है। अगर आपकी मिट्टी मटियारा है, काली मिट्टी है, तो आप 21 दिन पर इसकी सिंचाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब तो आधा समय बीत चुका है गेहूं की फसल का। गेहूं की फसल लगभग आधा समय ले चुकी है। अब ऐसे में आप सभी की पहली सिंचाई हो गई होगी, तो अब आपको शीघ्र ही दूसरी सिंचाई कर देनी है। दूसरी सिंचाई के लिए आप लोग तैयार रहें, या कर चुके होंगे या करिए तुरंत, क्योंकि मौसम मेरा साथ नहीं दे रहा है। इस समय उत्तर भारत में बरसात नहीं हुई है, इसलिए हमें सिंचाई अवश्य करना ही पड़ेगी। और करिए, नहीं तो आपका अच्छा उत्पादन फसल का नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, आप जब दूसरी सिंचाई करें तो इसमें दूसरी सिंचाई के समय आप पहली सिंचाई के समय तो यूरिया डाल दिए होंगे। अब दूसरी सिंचाई के समय जब आप यूरिया डालें, तो जो आप पहली सिंचाई आपने की थी, तो हमारे खेत की जो मिट्टी थी ये जो है थोड़ा तगड़ी हो गई थी। जो है ये तगड़ी मिट्टी पपरी नुमा पड़ गई होगी। तो इसकी हम जब दोबारा सिंचाई करेंगे तो इसमें जो है वो जो है हम जो खाद की मात्रा है उसको जब देंगे, तो फिर भी बाद में अगर दे देंगे तो ये अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पहले से मिट्टी तगड़ी है ही, और फिर भी मेरी मिट्टी सिंचाई करेंगे तो तगड़ी हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, हमें दूसरी सिंचाई के पहले हमें जो खाद का प्रयोग करना है, तो ज़्यादातर लोग तो बड़े किसान हैं, वो कुछ भी करें। छोटे किसान और बड़े किसानों की बात नहीं है। कुछ जागरूक किसान हैं, वो अच्छी खेती कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तो अच्छी खेती नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, हमें करना क्या है कि अब दूसरी सिंचाई के पहले हमें जो खाद देनी है खेतों में, उसमें यूरिया के साथ साथ हम डीएपी का भी प्रयोग करें। क्योंकि डीएपी का जब हम प्रयोग करेंगे तो हमारी जो तगड़ी मिट्टी हो जाती है, उस तगड़ी मिट्टी को डीएपी जो होती है नरम बना दे। थोड़ा नुकसान तो मेरा होगा, क्योंकि जो यूरिया का नाइट्रोजन होता है ये पानी में पहले घुल जाता है। तो जब ये पहले घुल जाएगा तो ये तमाम जो है जड़ों के अंदर और गहरी जगह में चला जाएगा, जिससे हमको
बढ़िया लाभ यूरिया से नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये हमें डीएपी से बढ़िया लाभ मिल जाएगा। क्योंकि जब हम डीएपी डालेंगे तो डीएपी जो है ये थोड़ी धरती को नरम बना देती है। ये जब धरती को नरम बना देती है तो हम डीएपी और यूरिया मिला करके पहले डाल करके और फिर जो है खेती में डाल देंगे। और इसकी बाद जब हम सिंचाई करेंगे तो हमारा जो हमने खाद डाली है, इस खाद की सारी मात्रा जो है डीएपी की और यूरिया की मिल करके जो हमारी ये गेहूं की फसल दिखाई दे रही है, इसके जड़ों के अंदर चली जाएगी, उसमें घुल जाएगी। तो इसमें जो है ग्रोथ अच्छा ग्रोथ होगा। और इसमें अच्छे ग्रोथ के लिए हमें जड़ों को पोषक तत्व देना बहुत ज़रूरी है। और जब जड़ों को हमारे पोषक तत्व मिल जाएगा तो उसमें से जो कल्ला निकलने बाकी रह गए हैं वह कल्ले भी निकल आएंगे और हमारी गेहूं की फसल बाली देने वाली हो चुकी है लगभग। तो अब हमारी जो बाल आएगी इसमें, ये बाल भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो इससे हमको अच्छा उत्पादन मिलेगा। तो दोस्तों इसी बात को लेकर के हम आपके समक्ष आया था कि थोड़ा खेती के बारे में आपसे बतावें और आप शीघ्र ही इसकी सिंचाई करें। और पहली सिंचाई के बाद और दूसरी सिंचाई के पहले आप डीएपी और यूरिया का प्रयोग ज़रूर करें, इससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अब दोस्तों बात यह है कि खेती में तो हलचल मची ही रहती है, अब इसी में तमाम जानवर भी नुकसान कर देते हैं। आइए मित्रों, हम थोड़ा आपको जानवरों के बारे में बता दें कि जानवर आपका नुकसान ना कर सकें। अब दोस्तों देखिए, बहुत लोग तो तार बेड़का और सब बाड़ वगैरह खेतों में लगाते हैं जहाँ पशु हैं, लील गाय है या आप छुट्टा आवारा पशु जो हैं, इनके लिए तमाम प्रबंध किए जाते हैं। अब बहुत लोग तो वो मशीन झटका वाली लगाते हैं, फिर भी उनके खेत अच्छे बच नहीं पाते हैं, क्योंकि लील गाय जो होती है ये झटके वाले तार चाहे इतने ऊंचे आप लगा दो उसको भी कूद जाती है। और जो सांड और ज़बरदस्त गाय वगैरह हैं ये भी इस तार को फांद करके ऊपर से कूद जाते हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा आपसे करेंगे। बहुत लंबा समय ना लेकर के थोड़े में बता देते हैं, आप वीडियो को देखिए ज़रूर अंत तक। दोस्तों करना क्या है कि हम बहुत से शाकाहारी लोग होते हैं, बहुत से मांसाहारी लोग होते हैं। तो बहुत से शाकाहारी लोग जो होते हैं वह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हाथ से छूना नहीं चाहते हैं। तो आप अगर हाथ से अपने नहीं छूना चाहते हैं तो किसी जो खाने वाले लोग हैं उनको बुला लीजिए और उनको थोड़ा आप खर्चा पर्चा दे देंगे तो आपके खेत में वो काम कर देंगे। करना ये है कि हमें अपने चौराहे से या अपनी बाज़ार से, आपने देखा होगा अंडा बिका करते हैं, तो 1 बीघा की दर से हम बता रहे हैं, 1 बीघा के हिसाब से अपना पूरे खेत में आप कर सकते हैं। 1 बीघा अगर आपका खेत है तो उसमें अपने चौराहे से, अपनी बाज़ार से 2 अंडे ले लेना है और 2 अंडे लेकर के आप आवेंगे और जिसे सर्फ कहते हैं, बहुत जगह निरमा कहते हैं, तो उसको थोड़ा आप ले लेना है 1 पैकेट। और 1 पैकेट की मात्रा बहुत ज़्यादा न हो, एक जो है 200 ग्राम के बराबर आपका निरमा, वही सर्फ हो और 2 अंडे। इनको घर ले आइए और घर पे रखिए और फिर अलग अलग इनका घोल बनाइए।